हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को वेलकम। और आज हमारा एक नया टॉपिक रहने वाला है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला का हम बेसिक तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक हमें मुगल स्थापत्य कला का बेसिक पता नहीं होगा हम मुगल स्थापत्य का डिटेल से वर्णन नहीं कर सकते हैं। मुगल स्थापत्य की बेसिक कला के लिए हमें सल्तनत काल में जाना होगा, और सल्तनत काल का प्रभाव मुगल काल पर चरमोत्कर्ष स्थिति में उभर कर सामने आता है। जिस तरह से जो शैलियाँ होती हैं उनका जन्म होता है, फिर जन्म के बाद चरमोत्कर्ष काल होता है, और फिर वो कब तक बनी रहती है, यही सिचुएशन हमको देखनी है कि मुगल स्थापत्य कला में हमको मेन क्या हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत का इतिहास प्रारंभ होता है, और कुतुबुद्दीन गुलाम वंश से शुरू होता है। 5 वंश दिल्ली सल्तनत में आते हैं, फिर मुगल वंश होता है। मुगल वंश में बाबर से इसकी शुरुआत होती है, और अंतिम जो था वो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर तक इसका मुगल वंश रहता है। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का इतिहास अपने आप में एक कमज़ोर हो जाता है। केंद्रीय शक्ति जो होती है वो विकेंद्रीकरण हो जाता है, और विकेंद्रीकरण होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है। और अंग्रेज़ों के आगमन हो जाने से यहाँ एक नई शैली का जन्म होता है। तो यहाँ हम टॉपिक रहेगा हमारा मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि गुंबद क्या होता है। बच्चे जानते ही नहीं है कि गुंबद किसको कहते हैं, शहतीर क्या होती है, मेहराब किसको कहते हैं। और मेहराब के बाद आपकी अलंकरण जो होता है वो अरबी शैली का होता है। मुस्लिम कला का प्रभाव जो है वो दिल्ली सल्तनत में इसका जन्म होता है, और मुग़ल काल में आते आते मुस्लिम प्रभाव अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंच जाता है। इन सब चीज़ों का हम डिटेल आज हम केवल बेसिक तैयार कर रहे हैं बच्चों। तो आपका सबका ध्यान, एक पृष्ठभूमि हम तैयार करेंगे, और वो पृष्ठभूमि के लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा। आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और आपका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला में यहाँ पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। यहाँ देखिए पहले नंबर पे आता है सल्तनत काल, सल्तनत काल, और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे मुगल काल। और अगर वर्ल्ड की बात करें हम, तो विश्व के इतिहास में वर्ल्ड में मध्यकाल, आधुनिक काल। यहाँ मध्यकाल और आधुनिक काल। सल्तनत काल में शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? सल्तनत काल में 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक का काल कौन सा रहता है? ये सल्तनत काल कहलाता है। मुगल काल कब से कब तक रहता है? 1526 से, वैसे तो 1707, लेकिन 1707 से आगे हम इसको 1857 की क्रांति तक मुगल काल रहेगा। 1707 के बाद औरंगजेब के पतन के बाद जितने भी जो राजा महाराजा हुए थे वो सब एक कमज़ोर शासक थे, और केंद्रीकरण सत्ता जो थी वो विकेंद्रीकरण में बढ़ गई थी। यहाँ सल्तनत काल है, यहाँ मुगल काल है, और यहाँ आपको आधुनिक काल दिख रहा है ना, ये आधुनिक काल। यहाँ इसको यहाँ लेते हैं एक बार वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड में मध्यकाल, और इधर ले रहा हूँ मैं आधुनिक काल। अगर शैलियों की बात करें तो यहाँ शैलियाँ ले लो, शैलियाँ। ये मंदिर की शैलियाँ है, टेम्पल यानी मंदिर। नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, और बेशर शैली है। मुगल स्थापत्य कला का, वास्तुकला का जो जन्म होता है, वास्तुकला का जन्म जो होता है बच्चों सल्तनत काल के अंदर। यहाँ मुस्लिम प्रभाव का यहाँ जन्म होता है सल्तनत काल में। इससे पहले भी जो है स्थापत्य कला होती थी,
लेकिन मुस्लिम जो इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ा था वो सल्तनत काल से यहाँ 1206 से 1526 तक रहता है, यहाँ से इनका जन्म हुआ। और चरमोत्कर्ष काल कौन सा कहलाया? मुग़ल काल चरमोत्कर्ष काल कहलाता है। 1526 से 1707 और 1707 से 1857, तो यहाँ इसका चरमोत्कर्ष काल होता। इसी तरह हम वर्ल्ड के इतिहास की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के इतिहास में देखो कि मध्यकाल में गौथिक शैली चलती थी। मध्यकाल में कौन सी शैली चलती थी? गौथिक शैली चलती थी। और यहाँ इस समय में सामंतवाद, वर्ल्ड में सामंतवाद की स्थिति थी। कौन सी स्थिति थी बच्चों? सामंतवाद की स्थिति थी। यहाँ चर्च होते थे, चर्च में पोप होता था। पोप अपने आप को भगवान कहता था कि मैं भगवान हूँ। पोप का अत्याचार पूरे मध्यकाल में था। सामंत थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। पोप कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। सामाजिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप होता था। आर्थिक क्षेत्र में कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे जनता को। एजुकेशन के अंदर उनको कई प्रतिबंध लगे हुए थे। और समाज जो था वो वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग अलग होता था, पादरी वर्ग अलग होता था, और जो तीसरा वर्ग आता था उसकी सिचुएशन अलग थी। उसमें शिक्षक आते थे, वकील आते थे, डॉक्टर आते थे। उसमें भी दो वर्ग बन गए थे, एक थोड़ा शिक्षित वर्ग था और एक निम्न वर्ग में भूमिहीन कृषक आते थे। तो इस समय गौथिक शैली चलती थी। इस समय जो शैली से जो इस शैली में इस समय क्या होता था बच्चों, वर्ल्ड के अंदर इस समय जितने भी वो जो शैली जो थी वो धर्म पर आधारित थी, चर्च पर आधारित थी। उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं था, संगीत पर रोक थी, कई प्रकार के प्रतिबंध थे। बाद में मध्यकाल से जब आधुनिक काल में आते हैं वर्ल्ड में, तो पुनर्जागरण हो गया था। लोगों ने मानव को मानव की दृष्टि से जानना सीख लिया था। लोग ये जान गए थे अब कि जो है तकनीक क्या होती है। वैज्ञानिक खोजें हो गई थी, भौगोलिक खोजें हो गई थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी, पेड्रो कॉर्बिल ने ब्राज़ील की खोज कर दी थी। कैप ऑफ गुड्स दक्षिणी अफ्रीका का अंतरिम छोर जो कैप ऑफ गुड्स है उसकी बार्थोलोम्यू ने खोज कर दी थी। इटली का कोलंबस रहने वाला था। स्पेन, इसाबेला वहाँ की रानी थी। स्पेन के यहाँ से खोज करने निकला था कोलंबस। अटलांटिक महासागर से इसका जहाज़ भारत से घूम के सीधा अमेरिका की तरफ चला जाता है। और मैगलन जो था उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इस तरह से कई आविष्कार हो गए थे। तो आधुनिक काल में ये गौथिक शैली जो थी इसका नाम बदल के क्या हो गया बच्चों, रोमन कैथोलिक शैली हो जाता है। कौन सी शैली हो जाता है यहाँ पे? रोमन ग्रीको शैली हो गया बच्चों, रोमन ग्रीको शैली। अब रोमन ग्रीको शैली में यहाँ ग्रीको शैली में अब अलंकरण होने लगा था, सजावट होने लगी थी, फ्रेम बनने लगी थी। जियोटो जो था वो चित्रकला का जनक कहलाता था। यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ था। तो इंडिया में भी, यहाँ भारत में भी परिवर्तन हो रहा है बच्चों। सल्तनत काल में मुस्लिम प्रभाव, सल्तनत काल में इसका जन्म होता है। और हम देखते हैं कि मुग़ल काल के आते आते ये चरमोत्कर्ष काल पर पहुँच गई थी। अगर शैलियों की बात करें तो नागर शैली का जन्म कहाँ होता है? गुप्त काल में इसका जन्म होता है और गुप्तोत्तर काल में ये अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुँच जाती है। अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली का जन्म होता है और ये उत्कर्ष काल पर पल्लव काल के अंदर इसका जन्म होता है। और चोल वंश में द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष काल में पल्लव वंश आपने BA पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बच्चों। मामलपुर के मंदिर थे जो फेमस माने जाते थे। और जो चोल वंश के अंदर आपने देखा होगा राजराज फर्स्ट जो था, राजराज फर्स्ट ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। राजराज फर्स्ट जो था चोल वंश का सबसे फेमस राजा था। बेसर शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जन्म होता है वो बेसर शैली महाराष्ट्र के दक्कन में है। और दक्कन में ये बेसर शैली जो है ना बच्चों, दक्कन में लेके कृष्णा घाटी तक इसका विस्तार रहता है। कौन सी घाटी तक विस्तार रहता है? कृष्णा घाटी तक इसका विस्तार रहता है। और पल्लव चालुक्य काल में इसका जन्म होता है। बेसर शैली का चालुक्य काल में इसका जन्म होता है। और राष्ट्रकूट काल में जाकर बेसर शैली जो है अपने आप के चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच जाती है। राष्ट्रकूट वंश भी आपने BA पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किस तरह से प्रतिहार, गुजर प्रतिहार थे एक तरफ, दूसरी तरफ बंगाल के पाल वंश थे और तीसरी तरफ कौन थे? राष्ट्रकूट थे। तीनों में 100 वर्ष तक संघर्ष चला था और अंतिम रूप से कौन सफल हुए थे? गुजर प्रतिहार सफल हो गए थे बच्चों। तो यहाँ
गुर्जर प्रतिहार क्या हुए थे, सफल हुए थे। अब राष्ट्रकूट वंश में कृष्णा प्रथम नाम से था, जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का फेमस मंदिर बनाया था। तो इस तरह से जन्म और उसका चरमोत्कर्ष काल की हमने तुलनात्मक अध्ययन किया यहाँ पे कि किस तरह से वर्ल्ड में क्या हुआ था, मुगल स्थापत्य कला में क्या हुआ था और शैलियों में किस प्रकार से जन्म हुआ था। अब हम देखेंगे कि वास्तुकला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, एक होता है मेहराब, एक तो होता है गुंबद और एक है मेहराब। अब ये गुंबद क्या है और मेहराब क्या है, ये इस टाइप से ये जो बना है बच्चों, ये क्या है, गुंबद है। और मुगल स्थापत्य कला की वास्तुकला में ये छत जो थी, छत बनाई जाती थी जिसको शाहतीर कहते हैं। छत को क्या कहते हैं, शाहतीर कहते हैं। शाहतीर और गुंबद में केवल यही अंतर होता था। और गुंबद को देखने के बाद अब मेहराब का अगर हम वर्णन, मेहराब का किस तरह से बनाए जाते थे, मेहराब में ये देख रहे हो ना आप, ये जो है एक गेट होता है। प्रारंभिक अवस्था में गेट छोटे बनाए जाते थे, बाद में गेट बड़े बनाए जाने लगे थे, बाद में बड़े गेट बनाए जाते थे। ये इतने मजबूत गेट बनाए जाते थे, इनमें अलंकरण किया जाता था और यही जो अलंकरण किया जाता था यही मेहराब कहलाते थे। गुंबद इस तरह के होते थे और मेहराब इस तरह के होते थे। गुंबद और मेहराब को देखने के बाद बच्चों हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जैसे मेहराब का एक उदाहरण देखा जाए तो ये अलाई दरवाज़ा है। ये कौन सा दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में अलाई दरवाज़ा है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है बच्चों, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का संस्थापक बना था। और मोहम्मद गोरी जो रहने वाला था कहाँ का, गजनी का। गजनी का में कौन सा वंश था, गौर वंश था। गौर वंश को कौन सा वंश कहते हैं, शशकनी वंश कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में स्वतंत्र गौर वंश की स्थापना की थी। 1166 में उसका बड़ा भाई जो था, उसके बड़े भाई ने कहा यार तू मेरा छोटा भाई है और तू मेरा छोटा भाई है, आज से तू गजनी जो है तुझे ही संभालना है, पूरी व्यवस्था तुझे ही संभालना। उनको गजनी सौंप दिया था। और 1173 में उसने मोहम्मद गोरी ने कहा कि भाई मैं तो खलीफा को नहीं मानता हूँ, मैं तो खुद ही खलीफा हूँ, मैं तो खुद ही भगवान हूँ और भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मुझे खलीफा से आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1175 ईस्वी में उसने सबसे पहले मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गोरी एक साम्राज्यवादी था, महमूद गजनवी की तरह लुटेरा नहीं था। महमूद गजनवी का तो केवल एक ही उद्देश्य था, हिंदुस्तान में लूटपाट करके और वापस चले जाना था। हिंदुस्तान के अंदर महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार हमला किया था। हीरे मोती चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया था। कौन लूट के ले गया था बच्चों, महमूद गजनवी लूट कर ले गया था। और महमूद गजनवी गैमल दर्रे से भारत में एंटर हुआ था। कौन सा दर्रा, गैमल दर्रा। और मोहम्मद गोरी भारत में हमला करता है। महमूद गोरी एक आक्रमणकारी था और वो खैबर दर्रे से हिंदुस्तान में आया था। कौन से दर्रे से आया था बच्चों, खैबर दर्रे से। अब यहाँ मैं अभी बता रहा था आपको, 1175 पे मुल्तान पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी ने, दिग्विजय की नीति अपनाई थी। और यहाँ से मुल्तान से आगे बढ़ता हुआ सिंध प्रदेश में राजपूत भाटियों को पराजित किया था। 1176 ईस्वी में 1178 ईस्वी में गुजरात के राजा भीम सेकंड को, किसको, गुजरात के राजा भीम सेकंड, जिसको मुलराज सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, माउंट आबू के अहिरवाड़ा गांव में उसको पराजित कर दिया था मोहम्मद गोरी ने। वहाँ उसको पराजित करने के बाद बच्चों, गुजरात पर हमला करने के बाद फिर उसने लाहौर पर हमला किया था 1181 ईस्वी में। 1189 ईस्वी में पंजाब के बठिंडा पर अधिकार किया था। इस तरह फिर 1191 ईस्वी में वो हिंदुस्तान की चौखट पर तराइन के मैदान पर आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ वो ललकारता है। मुसलमान वहाँ आ गए थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों की स्थापना करेंगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान का आपने किस्सा सुना होगा। हम बच्चों अपने पॉइंट पर आते हैं वापस, ध्यान दो इधर। तो
अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बलबन का किला किसने बनवाया था? बलबन का किले का निर्माण हुआ था। ये इसमें मेहराब शैली का उदाहरण कहलाता है। ये कौन सी शैली थी? मेहराब शैली। अब आप बहुत ही स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे। आप मुझसे ये पूछोगे बच्चों कि सर मेहराब और गुंबद में अंतर क्या होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया है कि मेहराब किसको कहते हैं, गुंबद किसको कहते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। मेहराब गेट कहलाते हैं, गुंबद मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे ताजमहल के ऊपर गुंबद बना हुआ था और वक्राकार आकृति का गुंबद होता है, और ये जो है शहतीर कहलाती है, छत जो होती है वो शहतीर कहलाती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से अभी आपको समझ में आ गया है कि मेहराब क्या है, गुंबद क्या है। अब हम देखें आगे, अगर हम देखें तो बाबर जो था उसने 4 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। बाबर ने कितनी मस्जिदों का? 4 मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं मुगल वंश के इतिहास में सबसे पहले कौन आता है बच्चों? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? नींव किसने रखी थी? नींव रखने वाला कौन होता है? बाबर होता है। बाबर के बाद बाबर के कितने पुत्र होते हैं? बाबर के 4 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र कौन था? बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं होता है, कामरान होता है, अस्करी होता है, हिंदाल होता है। हुमायूं के बाद वास्तुकला का वास्तविक संस्थापक कौन आता है? वास्तुकला का वास्तविक संस्थापक अकबर आता है बच्चों। कौन आता है? अकबर आता है। यहाँ देखिए हुमायूं ने निर्माण करवाया था दीन पनाह का, और ये दीन पनाह एक महल बनाया था। इस दीन पनाह महल को शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी ने दीन पनाह को पुनर्निर्माण करवा के और इसको शेरगढ़ी में बदल दिया था। इसको किस में बदल दिया था? शेरगढ़ी में बदल दिया था। हुमायूं के बाद वास्तुकला का वास्तविक संस्थापक कौन आता है बच्चों? अकबर आता है। अकबर 1556 ईस्वी में ये सिंहासन पर आसीन होता है। 1605 में इसकी मृत्यु होती है अकबर की। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर ने कितने किले बनवाए थे? अकबर ने 4 किले बनवाए थे बच्चों। अकबर ने कितने किले बनवाए थे? 1 2 3 4। पहला किला इसने बनवाया था, दूसरा किला बनवाया था, तीसरा किला बनवाया था, चौथा किला बनवाया था। पहला किला कौन सा बनवाया था अकबर ने? दूसरा किला कौन सा बनवाया था? और तीसरा किला कौन सा बनवाया था? चौथा किला कौन सा? पहला आगरा का किला बनवाया था, दूसरा लाहौर का किला बनवाया था, तीसरे नंबर पे अजमेर का किला बनवाया था, और इलाहाबाद का किला बनवाया था। ये कितने किले बनवाए थे? अकबर ने 4 किले बनवाए थे बच्चों। देखिए अकबर ने यहाँ एक सीकरी का नाम सुना होगा। आगरा में ये क्या है बच्चों? एक सीकरी। इस सीकरी को फतेह कर लिया था, इसको फतेह किया था। इसको फतेह करने वाला, फतेह का मतलब होता है जीतना। इसको जीत लिया था। इसको किसने जीत लिया था? 1574 ईस्वी की बात है बच्चों। कब की बात? 74 और 75 ईस्वी की बात थी। अकबर जो था वो गुजरात पर हमला करने के लिए गया था, और गुजरात में उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने वहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र देखा था। गुजरात में पहली बार अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे, और उसने समुद्र को देखकर कहा कि इतना विशाल समुद्र है ये, इतना ही विशाल मैं एक दरवाज़ा बनाऊंगा। और उस दरवाजे का नाम रखा था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा सीकरी गांव को विजित करने के उपलक्ष्य में उसने आगरा में ही इसका सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया था। फतेह कर लिया था तो फतेहपुर सीकरी हो गया था। और फतेहपुर सीकरी में उसने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, बीरबल का महल बनवाया था, जोधाबाई के महल बनवाए थे, दीवाने आम बनवाया था, दीवाना खास बनवाया था, पंचमहल का निर्माण करवाया था। जोधाबाई का महल सबसे बड़ा महल माना जाता है। एक बहुत बड़ी चित्रकला का महल बनाया था। हिरण की मीनार बनी हुई है, वहाँ एक जामा मस्जिद बनी हुई है। उसमें शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से इसको अकबर को एक रत्न प्राप्त हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। तो फतेहपुर सीकरी अपने आप में एक अनुपम मिसाल है बच्चों यहाँ पे। अब फतेहपुर सीकरी के बाद हम बात करें तो जहांगीर के समय भी जो है जहांगीर का खुद का अपना एक मकबरा, जहांगीर ने अपना खुद का एक मकबरा बनाया था। जहांगीर के समय की 1 2 3 4 जहांगीर के समय में एतमाउद्दौला का मकबरा बना हुआ था। एतमाउद्दौला नूरजहां के पिताजी थे।
जहांगीर के समय ही अकबर का बौद्ध शैली में अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है, और जहांगीर के समय में ये बौद्ध शैली का मकबरा है। और तीसरे नंबर पे यहाँ खुद का जहांगीर का मकबरा और खुद नूरजहाँ इसकी जहांगीर की पत्नी का मकबरा, खुद का जहांगीर का मकबरा और इसकी पत्नी नूरजहाँ, जिसको महरुनिसा भी कहते थे, संसार का प्रकाश कहलाती थी नूरजहाँ, इन दोनों के मकबरे लाहौर के अंदर बने हुए हैं बच्चों। और एतमा-उद-दौला का मकबरा और अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। तो ये चार जहांगीर के काल की चार उपलब्धियों को हम नहीं भुला सकते हैं। जहांगीर के बाद अगर शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का नाम अपने आप में फेमस है। शाहजहाँ के काल में सबसे पहले अगर देखा जाए, शाहजहाँ के काल में शाहजहाँनामा, शाहजहाँबाद का निर्माण हुआ था। शाहजहाँबाद के निर्माण के बाद यहाँ लाल किला है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, और ताजमहल का नाम तो आप सभी बच्चों ने सुना होगा, ताजमहल। यहाँ बच्चों यहाँ देखिए, शाहजहाँ जो था उसने शाहजहाँबाद बनाया था, लाल किला, जहाँ आज भी दिल्ली के लाल किले में भारत का झंडा जो है वो फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। यहाँ पे लाल किला अपने आप में स्वर्ग कहीं पर है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, ये दीवाने आम पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ जामा मस्जिद है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। यहाँ ताजमहल जो है वो मुमताज़ और शाहजहाँ के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बीबी का मकबरा मोती मस्जिद बनी हुई है। बीबी का मकबरा बना हुआ है और मोती मस्जिद बनी हुई है बच्चों। ये आज हमने मुग़ल स्थापत्य कला की एक सामान्य जानकारी ली। अब हम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे कि दीवार आम में क्या था, आगरा का ताजमहल में कौन कौन से किस किस का प्रयोग किया गया था, कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया था, कौन सी शैलियाँ आ गई थी, गुंबद का आकार कैसा था, दोहरा गुंबद वाला मकबरा किसका बना हुआ है, इस सब का डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरे विचारों से सहमत हुए होंगे बच्चों। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।